नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। सऊदी अरब भी चाहता है भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम को। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को भारत में भी एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की जरूरत है। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना को सौंपा कंपोजिट मटेरियल सी वाटर पंप को। आज डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल यानी कि हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। भारतीय सेना ने अपने इंटरनल मैसेज के लिए ए सिग्मा मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया। आईएनएस खुकरी को उसकी 32 साल तक यानी कि 32 इयर्स की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट में से पहला जहाज था। इस जहाज का रिटायरमेंट समारोह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना का पताका और डिकमीशनिंग पेनेंट को सूर्यास्त के समय उतारा गया। इस कॉर्वेट को 23 अगस्त 1979 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया था और इसे पश्चिमी बेड़े का हिस्सा होने का गौरव भी प्राप्त था। और इस जहाज को मुंबई में उस दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णचंद पंत ने इसे भारतीय नौसेना को सौंपा था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कॉर्वेट की जो सबसे खास बात ये रही कि इसने दुनिया के 30 बार चक्कर लगाने के बराबर की दूरी तय की। आईएनएस खुकरी ने 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की, जो कि दुनिया का 30 बार चक्कर लगाने के बराबर है। इसके अलावा ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 3 गुना है। भारतीय सेना ने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में 2 दिवसीय सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान चीन और पाकिस्तान पर सुरक्षा स्थिति की चर्चा की। बताया जा रहा है कि सेना के कमांडरों ने सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति के साथ जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी चर्चा की। सेना के कमांडरों को पूर्वी सेक्टर में पीपल लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों सहित चीनी सीमा पर स्थिति से अवगत कराया गया। चीन की ओर से एक तरफा आक्रामकता दिखाने के बाद पिछले साल अप्रैल-मई से भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है और भारत ने चीनी आक्रमण का बहुत ही प्रभावी तरीके से जवाब भी दिया। हालांकि दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि चाइना ने पैंगोंग के इलाके में फिर से अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जबकि समझौता ये हुआ था कि दोनों ही देश इसके आसपास के इलाके में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। बाकायदा इन लोगों ने हेलीपैड्स, जेटीज ये सब बना रखी है। दिक्कत यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर आती है? दिक्कत यहाँ पर हमारे खुद के अंदर है। जो हमने कैलाश की रेंज कब्जाई थी उसको छोड़कर हमने एक गलती तो करी, लेकिन इसका खामियाजा अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है और चाइना ने हमेशा से भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। हालांकि युद्ध लड़ने के मूड पर चाइना तो नहीं है, लेकिन कब्जा करने वाली नीति पर तो वो पूरे मूड से है। और ऐसे में जो टेक्टिकल हाइट्स पर हम लोगों ने कब्जा किया था उसके बाद एग्रीमेंट हुआ और चीन की सेनाएं पीछे हटी, लेकिन अब फिर से वही मोड़ सामने आ गया है। हालांकि चीन ने ये कंस्ट्रक्शन अपने इलाके में की है, लेकिन मना करने के बावजूद उसने ऐसा काम किया है और अभी भी डेप्सांग का मुद्दा नहीं सुलझा है, जिसको लेकर बातचीत चल रही है। दोस्तों, और एक बात और सामने आई है कि चाइना ने ऐसा काम क्यों कर रखा है बॉर्डर पर। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना और उनको केंद्र शासित राज्य बनाना, क्योंकि अब चाइना को ये लग गया था कि भारत जाग चुका है और अपने इन इलाकों पर वो पूरी तरह से पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब हो रहा है। तो ऐसे में उसने तनाव की स्थिति बनाने की कोशिश की। दोस्तों, जहां बॉर्डर पर भारत और चाइना की टेंशन है, लेकिन इस बीच भारत और चाइना का जो व्यापार है वो $100 अरब पार कर गया है। ये अपने आप में एक अचंभा वाली बात इसीलिए भी है क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड आज भी मार्केट में ज़्यादा है और ये सस्ते उपलब्ध होते हैं। पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस बारे में दोनों देशों ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत 2001 में $1.83 अरब से हुई थी। इसने इस साल के पहले 11 महीने में $100 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी माना जा रहा है। दोस्तों, इसको हम एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। दरअसल दोनों देशों ने संबंधों को सुधारने के लिए व्यापार को भी एक प्रमुख माध्यम बनाने का प्रयास किया, लेकिन सीमा विवाद और जो रणनीतिक प्रतिद्वंदता चल रही है दोनों देशों के बीच, उससे दोनों देशों के रिश्ते में रुखापन ही रहा है। चीन को भारत से निर्यात सालाना आधार पर 38 यानी कि 38.5% की बढ़ोतरी के साथ 26.358 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और चीन से भारत का आयात 39 यानी कि 49% की बढ़ोतरी के साथ 87 यानी कि 87.905 अरब डॉलर हो गया है। व्यापार के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के बाद भी दोनों देशों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि अभी भी लद्दाख में सैन्य गतिरोध है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि आईटीआर से स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट अभ्यास का असफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। डीआरडीओ ने कहा कि उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति
प्रक्षेपक का प्रदर्शन किया गया। कहा जा रहा है कि बेंगलुरु स्थित इंडस्ट्री के द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी डेटा लिंक को उड़ान के दौरान सफलतापूर्वक उड़ाया गया और परीक्षण किया गया, और इस पूरी उड़ान के दौरान सिस्टम के प्रदर्शन की पुष्टि अलग अलग रेंज के उपकरणों के द्वारा कैप्चर किए गए डेटा से की गई। रशिया और चाइना की एक बड़ी साझेदारी हमारे सामने आई है। दरअसल दोनों देश मिलकर आधुनिक हथियार विकसित कर रहे हैं और इस बारे में खुद जानकारी दी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पुतिन ने कहा कि दोनों देश एक उच्च तकनीक वाले हथियार के विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा सहयोग विमानन के अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में भी है। साथ ही साथ दोनों देशों के सशस्त्र बलों में भी सहयोग बढ़ रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया 2060 के बाद चीन को ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दोनों देश परमाणु ऊर्जा, हाई टेक्नोलॉजी और सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मिलकर काम करने से दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। पुतिन ने बताया कि चीन की सेना बड़े पैमाने पर तमाम हथियारों से लैस है और दोनों ही देश विमान और हेलीकॉप्टर पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा पुतिन ने आगे बताया कि रशिया का बीजिंग के साथ आर्थिक सहयोग बना हुआ है, जिसके कारण एशिया तेजी से विकास कर रहा है। दोनों देशों ने अब तक 100 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार कर लिया है, यानी कि दोस्तों 100 अरब डॉलर। और अभी जो मैंने आपको डिफेंस अपडेट में जानकारी दी है कि भैया कि भारत और चाइना का भी 100 अरब डॉलर का व्यापार हो गया है। तो ऐसा हमने क्या किया और ऐसा रशिया ने क्या किया, वो भी जानने वाली बात है। लेकिन दोस्तों ये जो नेक्सस बन गया है रशिया का, इसके पीछे का रीज़न है कि रशिया में आर्थिक तंगी है और कहीं ना कहीं चाइना से उसको एक बड़ा पैसा मिलने की उम्मीद है। और ऐसे में रशिया भी जानता है कि महत्वपूर्ण क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तो वो भी चाइना को नहीं देगा, क्योंकि चाइना की आदत है रिवर्स इंजीनियरिंग की। हालांकि मरता क्या ना करता, रशिया की हालत वही हो रखी है। इंटरनेशनल सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे हैं उसके डिफेंस इंडस्ट्रीज में, तो कहीं ना कहीं रशिया को भी अपनी साख बचानी है। और ऐसे में सिर्फ चाइना एक कर्जदाता के रूप में दुनिया भर के सामने आया है। हालांकि रशिया के साथ तो वो इस तरीके का नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पैसा तो बोलता ही है। जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया की कंपनी पावर फॉर डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है ताकि भारत की मदद से वहां पर इनोवेशन हब बनाया जाएगा। लेकिन अब बात सामने आई है कि सऊदी अरेबिया भी चाहता है भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम को, और आकाश मिसाइल सिस्टम 96% स्वदेशी है। और ऐसे में भारत को इसे बेचना इसलिए भी आसान हो जाएगा क्योंकि किसी तीसरे देश की अनुमति लेने की भारत को जरूरत नहीं है। और यही नहीं, भारत ऑलरेडी पहले से ही अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल, रडार सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम को मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन मार्केट्स में भी बेचना चाह रहा है। अगर सऊदी अरब इस डील को करता है तो संभावित पहला ग्राहक बन सकता है वो आकाश मिसाइल सिस्टम का। दोस्तों आप सबको मालूम ही है कि कावेरी ड्राई इंजन का इस्तेमाल ऑरा प्रोग्राम में किया जाएगा, यानी कि ये इंजन ऑरा को पावर देगा, जो कि एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। लेकिन आपने दोस्तों अभी हाल ही के डिफेंस खबरों में जाना भी होगा कि भारत अपने इस स्वदेशी कावेरी ड्राई इंजन को रशिया भेज रहा है, जहां पर इसका टेस्ट किया जाएगा IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड से। और ऐसा करना भारत की मजबूरी है, क्योंकि ऐसा करने से सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का समय ज्यादा लगेगा और एक महंगा प्रोसेस भी ये है, क्योंकि भारत के पास दोस्तों अभी तक हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट टेस्ट फैसिलिटी नहीं है, जिसमें कि फ्लाइंग टेस्ट बेड भी नहीं है, जिसके तहत मिलिट्री आफ्टर बर्निंग टर्बो फैंस प्रोजेक्ट का संचालन किया जा सके। हालांकि भारत को इसके लिए रशिया और फ्रांस की मदद लेनी पड़ती है। आपको बता दें कि GTRE ने यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि वो 2 तरीके के फ्लाइंग टेस्ट बेड का इस्तेमाल करना चाहती है, जिसमें कि एक पहला मॉडिफाइड IL-76 एयरक्राफ्ट होना चाहिए और दूसरा पुराना MiG-29 एयरक्राफ्ट, जिसमें कि प्री प्रोडक्शन रेडी इंजन का टेस्ट किया जा सके। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने GTRE की ये मांग पूरी नहीं की है। दोस्तों जब कमियां सामने आती है तो उन पर काम भी तुरंत कर देना चाहिए, और ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जब हमें इतना महंगा पड़ रहा है इन देशों में अपने इंजन का टेस्ट कराना, तो ऐसी फैसिलिटी हम लोग अपने देश में क्यों नहीं, भले ही हमें इसके लिए प्राइवेट सेक्टर फर्म्स की मदद लेनी पड़ जाए, क्योंकि वैसे भी ले ही रहे हैं और इससे हमारा समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। दोस्तों DRDO अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से आर्थिक सपोर्ट और एक्सपर्टीज मुहैया कराएगा उन योग्य स्टेक होल्डर्स को जो DRDO के मौजूदा प्रोडक्ट्स और सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। हाल ही में DRDO ने कंपोजिट मटेरियल सी वाटर पंप को भारतीय नौसेना को सौंपा है, जिसे कि वे नेवल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सी वाटर पंप्स इनका इस्तेमाल अत्यधिक कठोर वातावरण में किया जाता है और इसके तुरंत बाद इनकी रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। लेकिन अब इस नए कंपोजिट मटेरियल सी वाटर पंप के माध्यम से एक तो इनकी लाइफ भी बढ़ेगी और दूसरा ये मिलिट्री स्टैंडर्ड का भी होगा। भारतीय सेना ने अब अपने आंतरिक संचार के लिए सिग्मा नाम के एक मैसेजिंग एप्लीकेशन की शुरुआत की है। साथ ही भारतीय सेना ने कहा कि आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन को पूरी तरह से सिग्नल कोर के अधिकारियों की एक टीम ने विकसित किया है।
सेना ने कहा कि नई एप्लीकेशन को आर्मी वाइडेड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन के प्रतिस्थापन के रूप में सेना के आंतरिक नेटवर्क पर तैनात किया जाएगा, जो पिछले 15 वर्षों से सेवा में है। साथ ही ये भी कहा गया है कि बिस्पोक मैसेजिंग एप्लीकेशन भविष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और भविष्य के लिए तैयार मैसेजिंग एप्लीकेशन सेना की वास्तविक समय डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दोस्तों, इसे विशेष रूप से एक सुरक्षा वातावरण की पृष्ठभूमि और भारत सरकार की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के पहल के रूप में भी देखा जा सकता है। दोस्तों, इससे ये भी कोशिश हो सकती है कि हनी ट्रैपिंग से भी मुक्ति मिलेगी। जिस तरीके से हमारे सेना के सैनिक या फिर अधिकारी हनी ट्रैप में फंस जाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन अब भारतीय सेना के व्हाट्सएप से अब पाकिस्तान के जो ये लोग हैं वो सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैसेजिंग ऐप के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।